हेलो बेटा जी। वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम किसी भी शेप की एक कोई बॉडी कंसीडर करते हैं। ये हमने कोई भी किसी भी शेप की बॉडी ले ली, ठीक है बेटा। तो जो बॉडी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये इस तरह से बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनसे मिलकर बनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल का वेट W1 है, दूसरे पार्टिकल का वेट W2 है, तीसरे पार्टिकल का वेट W3 है, चौथे पार्टिकल का वेट W4 है, इस तरह से पांचवें पार्टिकल का वेट W5 है, छठे पार्टिकल का वेट W6 है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, क्योंकि हर एक बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचती है। किस फोर्स से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है बेटा। इसलिए हर एक पार्टिकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अच्छा, सारे के सारे वेट आपस में पैरेलल होने का रीजन ये भी है कि अर्थ जो है कंपेयर टू बॉडी इज वेरी लार्ज, अर्थ बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम सारे वेट्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल के पैरेलल लिए हैं, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो हम इन सभी पार्टिकल्स को, जिनके अलग अलग वेट्स गिवन हैं, इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, और वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसका वेट क्या ले लेते हैं? कैपिटल W, ठीक है बेटा। तो कैपिटल W जो वेट होगा जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के अबाउट, सपोज ये यहां पे ये पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट ये वेट कैपिटल W होगा, जिस पॉइंट के अबाउट सभी वेट्स का, जितने भी वेट्स हैं जो इधर की साइड के पार्टिकल हैं उनका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इधर की साइड के जो पार्टिकल हैं वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट को हम G मान लेते हैं, ठीक है बेटा, कैपिटल G। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी में वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता हो। जिस पॉइंट पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता हो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है शेप पर, बॉडी की शेप पर, या फिर हम ये कहें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो गिवन मास के लिए बॉडी जो है वो शेप पर किस तरह से डिपेंड करती है? हमने कोई एक वायर लिया, एक स्ट्रेट वायर लिया, ठीक है, और स्ट्रेट वायर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इसके मिड पॉइंट पे होती है। तो ये पॉइंट जो है G, इस पॉइंट पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। लेकिन अगर हमने इस वायर की शेप चेंज कर दी, इस वायर को घुमा के सर्कुलर बना दिया, या इस वायर को ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, तो उस या स्क्वायर बना दिया, कोई भी शेप हम इस वायर से जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये तो मिड पॉइंट पे थी वायर के, तो अब कहां पे हो जाएगी? अगर स्क्वायर बना दिया तो इसके डायगोनल पे हो जाएगी, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। सर्कल बना दिया तो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, और ट्राइंगल बनाया तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां हो जाएगी? इसके मीडियन को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। तो ये G पॉइंट यहां पे, तो किसी भी शेप का हम इसको कंसीडर करते हैं तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है शेप पर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कुछ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट लेते हैं जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे कहां पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी of
some uniform regular objects. Center of gravity of some uniform regular objects. नंबर वन क्या है? रोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? रोड कैसी होती है? ये इस तरह से कुछ होती है, स्ट्रेट लाइन, ये रोड है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? मिड पॉइंट ऑफ रोड पे। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? मिड पॉइंट ऑफ रोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट ऑफ रोड। सेकंड वन हम लेते हैं सिलेंडर। सिलिंड्रिकल शेप कैसी होती है? ये इस तरह से होती है सिलिंड्रिकल शेप। जैसे एक पेपर को हमने रोल बना दिया तो ये सिलिंड्रिकल शेप बन जाती है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? इसकी जो एक्सिस होती है, एक्सिस जानते हैं ना, जैसे कि ये मार्कर है सिलिंड्रिकल शेप का है, तो इसकी जो रिफिल है, वो रिफिल जो बीच में है वो दैट इज द एक्सिस, है ना, बिल्कुल बीच में जो लाइन जाती है। तो उस एक्सिस के मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी होती है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस के मिड पॉइंट पर होती है। चलिए इसके बाद थर्ड वन क्या है? थर्ड वन हम लेते हैं ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल शेप का, ट्रायंगुलर लैमिना है, ट्रायंगल शेप की ऑब्जेक्ट है। ये हमने ट्रायंगल शेप की ऑब्जेक्ट ली इस तरह से कुछ, कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स मीडियन। मीडियन किसे कहते हैं? जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो वर्टिसिस से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये क्या कहलाती है? मीडियन। ऐसे ही B वर्टिसिस है, इसके सामने वाली साइड AC है, तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन। ऐसे ही AB के मिड पॉइंट को C से यानी वर्टिसिस से मिलाने वाली लाइन, दैट इज द मीडियन। ये यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स मीडियन, जहां पर इसके मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं सर्कुलर रिंग लो, सर्कल लो, ठीक है, स्फेयर लो, चाहे होलो स्फेयर हो, चाहे कैसा भी स्फेयर हो, सर्कुलर रिंग, स्फेयर या डिस्क लें, सर्कुलर डिस्क, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? ज्योमेट्रिक सेंटर पे। इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है बीच में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एट ज्योमेट्रिक सेंटर। इन सब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? ज्योमेट्रिक सेंटर पे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट हम लेते हैं कोन। अब कोन टू टाइप के हैं बेटा जी। एक तो होता है होलो कोन और दूसरा होता है सॉलिड कोन। तो होलो कोन और सॉलिड कोन, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पोजीशन पे होती है। जैसे मैं सबसे पहले ये क्या बना रहा हूं? होलो कोन। बर्थडे कैप हो, ठीक है, आइसक्रीम कोन है, होलो है, अंदर कुछ मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? अगर इसकी हाइट h है, टोटल हाइट ये h है बेस से, तो इसकी हाइट में बेस से इसकी एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो h/3 हाइट पे होती है। h/3 बेस से h/3 हाइट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है होलो कोन की, ठीक है बेटा, बेस से h/3 हाइट पर। तो
h/3 फ्रॉम द बेस। ये होलो कॉन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, अगर सॉलिड कॉन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी करें तो सॉलिड कॉन की होती है एट हाइट, सॉलिड कॉन मतलब अगर अंदर मटेरियल फुल है, h/4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस भी लिख सकते हैं इसमें बेटा, दोनों में ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि मिडिल में जो लाइन जाती है उसको एक्सिस कहते हैं। ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पर जो ये मिडिल में लाइन है, जैसे ये इस तरह से कौन होता है तो ये मिडिल में लाइन होती है उस लाइन पे, बेस से h/3 हाइट पर होलो कॉन की और h/4 हाइट पर सॉलिड कॉन की। ठीक है बेटा, अब आगे करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ क्या है? रेक्टेंगल हो, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर हो जिसकी चारों साइड इक्वल हो, रोम्बस हो, ये रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, पैरेललोग्राम हो जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये तो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है? जहां पे इनके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। ये स्क्वायर की भी जहां पे इनके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसमें भी। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस पॉइंट। देखो बेटा, अगर हम किसी भी बॉडी को किसी एक पॉइंट से सस्पेंड करें, जैसे कि हमने एक स्क्वायर लिया और इस स्क्वायर को, ये स्क्वायर शेप की बॉडी है और इस स्क्वायर शेप की बॉडी को हमने एक कॉर्नर से इसको सस्पेंड कर दिया किसी नेल के थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये ऑसिलेशन नहीं करेगा, यानी रेस्ट पोजीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, तब उस कंडीशन में यहां पर हम इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल लाइन। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इसको तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं बीच में होती है। तो जहां पे बैलेंस पॉइंट है उसी लाइन में, वर्टिकल लाइन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, क्योंकि जब हम इसको डायगोनली कट कराते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो जिस पॉइंट पर सस्पेंशन होता है उसी पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन है वहां पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी चीज का यूज करते हुए हम फाइंड करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ irregular shaped body, irregular shaped body की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं इसी मेथड से, बैलेंस पॉइंट से। हमारे पास सपोज कोई इर्रेगुलर शेप की बॉडी है, ठीक बेटा, इसमें हमने कोई 3 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, किनारे किनारे पर कोई 3 पॉइंट जो हैं वो कंसीडर कर लेते हैं और उन पॉइंट पे हम होल कर देते हैं, ये ए होल, ये बी और ये सी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से 3 होल हम कर लेते हैं इस बॉडी पे, और एक एक करके हर होल से एक वॉल में कील लगी है, नेल, उस कील से जो है इसको सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं। तो सपोज पहले ए होल से सस्पेंड करते हैं, तो जब ये रेस्ट पे आ जाए तब उस कंडीशन में हम यहां से इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर इसके बाद हमने बॉडी पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, फिर हमने उसको कील से हटाया, फिर बी पॉइंट से जो है वो हमने इसको सस्पेंड किया, लटकाया। तब जब ये बी पॉइंट ऊपर आ गया तो इससे ये स्ट्रेट हो जाएगी इस तरह से लाइन,
ठीक है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जब बी पॉइंट यहाँ पे आएगा ना तो ये ऊपर आ जाएगा पॉइंट और उससे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फिर बॉडी को हटा के फिर सी पॉइंट से इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो वर्टिकल लाइन जितनी भी हमने ड्रॉ की हैं तीनों, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से मिलती हैं, जिस पॉइंट पे इस बॉडी की क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह से हम इर्रेगुलर बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या है कि अगर हमारे पास कोई कोन शेप की बॉडी है, ये सॉलिड कोन है सपोज, और इस सॉलिड कोन को हम ये कहें कि उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रखना है, तो हम कैसे रखते हैं इसको, सॉलिड कोन को स्टेबल? बेस जो है वो नीचे की साइड होगा और ये वर्टिसेस ऊपर की साइड होगी इसकी वर्टिस। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सॉलिड कोन को आप उल्टा करके रखिए, तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा? नहीं। तो ये मतलब है कि जितना लो हो सके, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी, आपको बताया था सॉलिड कोन की h/4 हाइट पर। अगर इसकी हाइट h है तो h/4 हाइट पर होगी। तो बेस से एज लो एज पॉसिबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, रखी हुई है ना, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। इसी वजह से जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, जो शिप के कार्गो शिप के थ्रू ले जाते हैं, तो उसमें जो कंटेनर्स रखे जाते हैं, वो कंटेनर भी जो हैवी कंटेनर होते हैं वो नीचे होते हैं और उनके ऊपर लाइट वेट के कंटेनर रखते हैं, जिससे वो स्टेबल रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल हो। ठीक है बेटा, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और पढ़ो, थोड़ा ध्यान दो, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप अपनी पूछते रहें। तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट जो है करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।